नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार को उद्योगपति गौतम अडानी से अहमदाबाद स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। पवार ने अडानी के साथ गुजरात में अहमदाबाद के पास वासना चाचरबाड़ी में भारत के पहले लैक्टोफेरेन संयंत्र एक्सिम पावर का उद्घाटन किया। सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम के बाद दोनों ने अडानी के अहमदाबाद स्थित आवास पर करीब 45 मिनट तक आमने सामने चर्चा की। इस बारे में पूछे जाने पर पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक बैठकों से राज्य की नीतियां तय होती हैं। बता दें, शरद पवार की इससे पहले भी अडानी से मुलाकात हुई थी। वहीं कांग्रेस समेत बाकी कुछ दल अडानी पर लगातार हमलावर हैं और अडानी के नाम से मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन पवार इनसे कुछ अलग कदम उठाते रहे हैं। मालूम हो कि पवार भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारत को कोई विशेष छूट नहीं देगा। उनका कहना है इस मामले में अमेरिका उच्च स्तर पर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट होने की आशंका जताई थी। अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे, जहां जो बाइडेन ने उनकी मेजबानी की थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पहली बैठक में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर उनके विचार जानने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इनके साथ जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए। जाने माने वकील हरीश साल्वे इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। तीनों सीटों पर एबीवीपी ने विजय हासिल की है, जबकि कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई केवल उपाध्यक्ष का पद जीत पाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तुषार ढेड़ा ने दूसरे प्रेसिडेंट के लिए एनएसयूआई के हितेश गुलिया को हराया। एनएसयूआई के अभी दहिया वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जीतने में कामयाब रहे। महिला आरक्षण बिल पास होने के राजनीतिक पार्टियों के तेज हुए सियासी दावों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के 2010 में लाए गए महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे के प्रावधान को शामिल नहीं करने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका 100% अफसोस है। हमें ये भी करना चाहिए था, इसलिए हमारी सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना कराएंगे ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासियों का आंकड़ा जानकर उस हिसाब से सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना इस तस्वीर को साफ करेगी कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की संख्या कितनी है और इसी आधार पर उन्हें देश चलाने में भागीदारी मिलेगी। बता दें, राहुल गांधी लगातार ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अब नई कांग्रेस बना रहे हैं, वो अब सामाजिक पार्टियों का दांव चल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 2024 में उनकी पार्टी की सरकार आती है तो वो महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक को तुरंत लागू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 10 और सालों के लिए टाल दिया है। बता दें, कांग्रेस ने सदन में विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि इसे तुरंत ही लागू किया जाए और इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए भी कोटा लागू किया जाए। इसके बाद अब जयपुर में पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि जब 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम विधेयक में संशोधन करेंगे। राजस्थान दौरे पर आए राहुल गांधी ने जयपुर में एक महिला के साथ स्कूटी पर बैठकर सफर किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गांधी ने कहा, हम में अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हमारी बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी, वो इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और भारत की जनता इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करती, तो वो महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। राहुल ने कहा कि मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदार देना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वो अडानी से भी डरते हैं।
बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। राहुल ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? बीजेपी के सांसद ने कहा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, लेकिन गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी माताओं बहनों से पैसा छीनकर 2-3 उद्योगपतियों की जेब में पैसा डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 50 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाया है। अब चुनाव का समय है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप 2 सवाल पूछिए। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अडानी को कितना फायदा पहुंचाया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्काल महिला आरक्षण देंगे। नई संसद भवन के लोकार्पण के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। ये राष्ट्रपति का अपमान है। उन्हें आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इससे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वो अछूत मानते हैं। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह को धोते हैं। ये केवल कहने के दलित और आदिवासी को आगे करने की बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा हमारे खिलाफ एक नहीं 2-3 कैंडिडेट खड़ा करती है। एक तो भाजपा का प्रत्याशी होता है, एक ईडी होती है और एक सीबीआई या अन्य एजेंसी होती है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार कांग्रेस ने दिया। हमने आज़ादी के बाद संविधान बनाया। मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी से लेकर अमीर तक को हक कांग्रेस की वजह से मिला। और ये लोग हमसे पूछते हैं, आपने क्या किया? अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस ने भारत में बिगड़ती अधिकारों की स्थिति को विशाल, व्यवस्थित और खतरनाक करार दिया है। 20 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी आयोग द्वारा भारत में धार्मिक आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए नीति विकल्पों पर आयोजित सुनवाई में अपनी शुरुआती टिप्पणी में डी वेरेंस ने कहा कि मुख्य रूप से धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य को निशाना बनाने वाले उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों के बड़े पैमाने और गंभीरता के कारण भारत दुनिया में अस्थिरता, अत्याचार और हिंसा पैदा करने वाले प्रमुख देशों में से एक बनने का जोखिम उठा रहा है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत या स्थानीय नहीं है, यह व्यवस्थित है और धार्मिक राष्ट्रवाद की परछाई है। अल्पसंख्यक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस ने कहा कि भारत में विशेष रूप से धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का लगातार और खतरनाक शरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक आवाज़ों को दबाना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति के विध्वंस और हिरासत के माध्यम से अल्पसंख्यकों की आवाज़ और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाना जारी रखा हुआ है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति खराब हो गई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। हालांकि भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपाती और प्रेरित बताकर खारिज करता रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। गौरव गोगोई ने रिनिकी शर्मा पर फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शर्मा ने यह मुकदमा कामरूप मेट्रोपॉलिटन सिविल जज की अदालत में दर्ज करवाया है। 26 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाराणसी में आज एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से अधिक लोग बैठकर मैच देख पाएंगे। उन्होंने कहा, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने वाली है और जब मैचों की संख्या बढ़ेगी तो नए स्टेडियमों की ज़रूरत भी बढ़ेगी। तब बनारस का ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उस डिमांड को पूरा करेगा। ये पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ी मंच पर पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। मणिपुर में आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने की मांग भी की। इसके तहत भारत म्यांमार सीमा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग सीमा के 16 किलोमीटर भीतर तक बिना किसी कागजी जांच के आ जा सकते हैं। मोबाइल सेवाएं बहाल करने की जानकारी देते हुए बीरेन सिंह ने बताया,
फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच को रोकने के लिए 3 मई को इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। अब हालात सुधर रहे हैं। समूचे प्रदेश में आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। क्या कानून की सही प्रक्रिया के बिना किसी आरोपी को सजा देना कभी सही हो सकता है? कतई नहीं। कम से कम बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल तो यही मानते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून की सही प्रक्रिया की परवाह किए बिना तुरंत न्याय देने वाले एक हीरो कॉप की सिनेमाई छवि एक बहुत ही हानिकारक संदेश देती है। सिंघम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का जिक्र कर उन्होंने कहा वो संदेश कितना खतरनाक है। जस्टिस पटेल ने कहा, फिल्मों में पुलिस न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई करती है जिन्हें विनम्र, डरपोक, मोटे चश्मे वाले और अक्सर बहुत खराब कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। वो अदालतों पर दोषियों को छोड़ देने का आरोप लगाते हैं। नायक पुलिस वाला अकेले ही न्याय कराता है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सिंघम फिल्म में खासकर उसके आखिरी दृश्य में दिखाया गया है जहां पूरी पुलिस फोर्स प्रकाश राज द्वारा निभाए गए राजनेता के खिलाफ उतर आती है और दिखाती है कि अब न्याय मिल गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या मिल गया है? सोचना चाहिए वो संदेश कितना खतरनाक है। ऐसी बेसब्री क्यों? इसे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जहां हम निर्दोषता या अपराध का फैसला करते हैं। ये प्रक्रिया धीमी है, उन्हें होना ही होगा। मुख्य सिद्धांत के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर रमेश बुधूड़ी जिंदाबाद ट्रेंड कराया जा रहा है। इसी के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली के व्यवहार की आलोचना की है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगी रमेश बुधूड़ी की सांप्रदायिक टिप्पणी की निंदा की, लेकिन साथ ही दानिश अली के आचरण की जांच की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। हालांकि उन्होंने बुधूड़ी के नफरती भाषण के बारे में ये नहीं कहा कि वो सजा के दायरे में आता है या नहीं। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब बुधूड़ी के मामले में विपक्ष के भारी विरोध के बीच भाजपा ने बुधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिनों के भीतर अपनी असंसदीय भाषा पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने आसपास के क्षेत्रों में चीन की सैनिक गतिविधि के बढ़ने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ताइवान की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि एक छोटी सी चिनकारी भी किसी बड़ी लड़ाई को भड़का सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के रक्षा मंत्री चियो क्यू चेंग ने कहा कि हालात के बेकाबू होने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ समय से चीन ताइवान के आसपास के इलाके में युद्धपोत, ड्रोन और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। हालांकि चीन की ये गतिविधियां युद्धाभ्यास के नाम पर की जा रही हैं। चीन का दावा है कि ताइवान उससे अलग हो गया प्रांत है और एक दिन वो उसे अपनी मुख्य भूमि में मिला लेगा, चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।